नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही का शिकार हुए संदीप शर्मा को न्याय दिलाने के लिए आगे आए विभिन्न सामाजिक संगठन। अस्पताल के समक्ष नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। खेल अधिकारी ने दिया कोरोना से बचने के लिए फिट रहने का संदेश। जंक्शन पुलिस ने हादसे का शिकार हुए बुजुर्ग के शव का करवाया पोस्टमार्टम। वाहन चालक के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। चिकित्सकों ने की विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पंचायत चुनाव को लेकर मस्तान सिंह द्वारा निर्मित वीडियो का हुआ विमोचन। वीडियो में मतदान दौरान संक्रमण से बचाव का दिया गया है संदेश। और अब समाचार विस्तार से। राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की कथित लापरवाही का शिकार हुए संदीप शर्मा को न्याय दिलवाने और दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर परिजनों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अस्पताल के समक्ष नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। संदीप शर्मा को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। यहाँ का प्रशासन भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। यहाँ का प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती संदिग्ध रोगी की कोरोना जांच रिपोर्ट आने से पहले मौत होने व अगले दिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद गहराया विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। मृतक मंदिर पुजारी संदीप शर्मा को कोरोना रोगी मान इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे परिजनों सहित विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने शनिवार को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर चिकित्सकों पर मुकदमा दर्ज करने, परिवार को आर्थिक मदद देने व उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। दोपहर को चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए परिजन व धरना प्रदर्शन में शामिल विभिन्न संगठनों के अगुवा लोग टाउन पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन टाउन पुलिस ने जांच के बाद ही मामला दर्ज करने की बात कह उनको वापस भेज दिया। इससे पहले परिजन, भीम आर्मी, ओम बन्ना टाइगर फोर्स, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सेवा समिति सहित छात्र व सामाजिक संगठनों के साथ शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे जिला अस्पताल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए। बाद में अस्पताल परिसर में चौकी के पास धरना लगा दिया गया। छात्र नेता सुभाष लोहरा, मुकेश चोपड़ा व इंदु शर्मा के नेतृत्व में धरने पर बैठे नागरिकों ने कहा कि सामान्य बुखार होने पर 13 सितंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए पुजारी संदीप शर्मा पुत्र पन्नूराम शर्मा निवासी टाउन की चिकित्सकों की लापरवाही के कारण मौत हो गई। डॉक्टर्स ने संदीप शर्मा को कोरोना पॉजिटिव रोगी मान रिपोर्ट आने से पहले ही कोरोना वार्ड में भर्ती कर लिया। उसके बाद उसकी सार संभाल भी नहीं की गई। मौत से पहले संदीप शर्मा ने डॉक्टर को ऑक्सीजन खत्म होने की बार बार गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी एक न सुनी। इलाज न मिलने के चलते संदीप शर्मा की 14 सितंबर को अस्पताल में मौत हो गई। अगले दिन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। संगठनों ने अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, डॉक्टर ब्रजेश गौड़, डॉक्टर हेमंत छाबड़ा सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान मौके पर टाउन थाना पुलिस तैनात रही। दोपहर को परिजन मामला दर्ज करवाने थाने पहुंचे तथा थाना प्रभारी से मिले। थाना प्रभारी ने परिवाद लेकर जांच कर मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। कि उनकी जो डेथ हुई है वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है, जिसके अंदर उन्होंने कई बार मैसेजेस किए, डॉक्टर्स को कॉल किया मरने से पहले। ये बातें हैं मरने से 2 घंटे पहले की, जब उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया था कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, और दूसरी बात मेरी कोनेला चेंज नहीं हो रही है, मेरे को आगे ग्लूकोज नहीं चढ़ रहा है, मेरे पास ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई भी वार्ड मेंबर वहाँ पे नहीं आया। वहाँ पे 3rd मेंबर था एक आइसोलेशन वार्ड के अंदर, जिसने वहाँ पे आवाजें लगाई बाद में वार्ड मेंबर को, तो जाके वहाँ पे लोग आए हैं। वो भी 2 बजे के आसपास, जब उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, नाजुक हो गई थी, और उनकी उसी समय वहाँ पे डेथ हो गई है। ठीक है, अब हमारी प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है, ये जो भी लापरवाही हुई है, पहली बात तो सबके ऊपर एक्शन लिए जाए, और बिना बात के उनको जो आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है बिना कोरोना जांच के, उसके ऊपर हमें आधिकारिक जांच चाहिए प्रॉपर कि किस वजह से उन्होंने उनको अंदर रखा है। पहली बात तो अगर आप रखते भी हैं, चलिए अलग से कमरे में रख सकते हैं, आपने बाकी मरीजों के साथ उनको कैसे रखा हुआ है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने आपने चलो रखा भी है, आपको प्रॉपर वहाँ पे एक वार्ड मेंबर बिठाना चाहिए जो कि उनकी टेक केयर करे हर चीज को लेकर। अगर उनकी ऑक्सीजन खत्म है, वो कॉल कर रहे हैं, फैमिली मेंबर को कर रहे हैं, डॉक्टर को कर रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं। आप लोग इतने बेवकूफ हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे बंदा अंदर से चिल्ला रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि पेशेंट चिल्ला रहा है। यानी कि डॉक्टर यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ना डॉक्टर दे रहे हैं ना वार्ड मेंबर दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ फ्री की कमाई खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के।
और कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी मेन बात यही है कि जितने भी डॉक्टर हैं हमें उनके ऊपर एक्शन चाहिए। सर मेरे भाई को हम यहाँ पे लेके आए हैं, जब ब्रजेश को डॉक्टर ने यहाँ पे हमें रेफर किया था कि इसको कुछ नहीं है, आप वहाँ ले जाओ। यहाँ हम जब लेके आए हैं और बिना उसकी जांच किए उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया। और जब हम वहाँ गए तो डॉक्टर हेमंत छाबड़ा बाहर आया और उनके जो स्टाफ वाले बाहर आए वो संदीप शर्मा को अंदर ले गए और हमें कह दिया कि यहाँ आप घर का सदस्य कोई भी नहीं रह सकता, आप चले जाओ, जब इनको खाने की जरूरत होगी आपको कॉल कर देंगे। और फिर हम वहाँ से चले गए और फिर बाद में संदीप शर्मा ने हमें खाने के लिए फोन किया, तब हम वहाँ पर आए। और सुबह फिर जब उसको कोरोना था तो वहाँ पे जो अंदर स्टाफ है वो क्यों नहीं दरवाजा खोलने आता था? जब हम अपने भाई को खाना देने आते थे संदीप शर्मा खुद क्यों आता था अंदर? तो हमें जाने तक नहीं दिया कि उस अंदर कोरोना पेशेंट है। लेकिन जब वो बाहर अंदर जो स्टाफ है उसकी ड्यूटी किसके लिए है? वो किस चीज का पैसा खाते हैं? जब एक पेशेंट खुद बाहर आएगा और जब उसकी कोई जांच ही नहीं हुई तो उसको पॉजिटिव कैसे साबित कर दिया? और अब उसकी रिपोर्ट जब नेगेटिव आ चुकी है तो अब हमें इंसाफ चाहिए। इन दरिंदों ने मेरे भाई का कत्ल किया है, इन्होंने उनके गुर्दे निकाल लिए, उनकी किडनी निकाल ली, ना हमें उनकी बॉडी तक दी, हमें डरा दिया कि इसको कोरोना है, आपको समाज बाहर निकाल देगा, ये कर देगा। अब जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अब ये समाज किसका साथ देगा? आज अगर संदीप शर्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा तो सबके साथ ये घटना बार बार होती रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ बहन, आज मेरे भाई का साथ दें और मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरे भाई की हेल्प करो और किसी का भाई इसी तरह से ना मरे। आज हमारा घर संसार सब कुछ उजड़ गया इन दरिंदों की वजह से। इन दरिंदों ने एक अपना घर चलाने का जो ये षड्यंत्र बना रखा है, ये किसी और का ना घर उजड़े। मैं बार बार हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ, मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ। पापा एकदम ठीक थे, लोग डॉक्टर को दूसरा भगवान समझते, उन्होंने एक जिंदे आदमी की जान ले ली, घर उजाड़ दिया। मुझे मेरे पापा का इंसाफ चाहिए, मैं अपनी जान दांव पे लगा सकती हूँ अपने पापा के लिए। वो डॉक्टर को बाहर निकालो, हिम्मत तेरे पापा को। वो झूठे चैलेंज दे रहा था कि दो दिन में सही कर दूंगा, फिर 24 घंटे फोन पे बात करते रहना। अब वो कहाँ है, उसको बाहर बुलाओ मेरे सामने। आज हम राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन संदीप शर्मा की संदिग्ध मौत के संबंध में धरना दिया है और बड़ा ही मैटर उलझा हुआ मैटर है कि समझ से बाहर है ये बात कि किस तरीके से एक कोरोना नेगेटिव व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बताकर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। आइसोलेशन वार्ड में अगर कोरोना की कोई थोड़ी सी सस्पेक्ट है तो उसको अलग रखा जाता है। कोरोना आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, उसके बाद उनकी रात को यानी कि रात तक तबीयत ठीक थी, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होगी। बड़ा प्रश्न उठता है इस बात पे और बहुत बड़े घोटाले की ओर जाता है। और यहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने बड़ा ही गोलमोल तरीके से यहाँ कुछ पहले भी उस दिन भी कुछ हम नहीं पहुँच पाए, तो पहले कोई हमारे साथी पहुँचे थे तो पता नहीं किस तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया गया। जब रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और एकदम से किया जा रहा है, अगर ब्रजेश गौड़ जी हैं, पुराने डॉक्टर हैं, MP शर्मा जी, तो अगर ऐसी कोई पोजीशन है तो बहुत बड़ा अपना ये हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। इस तरीके से लापरवाही और इस तरीके ये एक लापरवाही नहीं है, अनेकों लापरवाही सामने आई हैं और अब इस लापरवाही का इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं तो आम जनता तो भुगत रही है। से 3-4 दिन पहले संदीप शर्मा नाम का व्यक्ति जो यहाँ पे एडमिट रहा, उसको बोला गया अभी कोरोना हो गया। यहाँ का एक डॉक्टर है ब्रजेश गौड़, उसने ट्रोमा सेंटर का नाम लेके उसको गुमराह करके यहाँ भेज दिया गया, इन्होंने आइसोलेट कर लिया गया। उसके बाद रात को 2 बजे तबीयत खराब होगी उस संदीप शर्मा नाम की जिंदगी, तो उसको 1 घंटे बाद मैंने डॉक्टर से बात की है व्हाट्सएप से। डॉक्टरों ने जब उसकी सुई वो उतारनी थी लेकिन वो बोतल लगी हुई थी, तो बोतल जब वो खाली हो गई तो उसमें हवा भरने लगी, उसके जिगर होने से उसकी मौत हो गई। तो पूरे जिला प्रशासन के यहाँ पे जो प्रशासन है अस्पताल के अंदर, उन्होंने कोई भी उसकी बात नहीं मानी और न उसको कोरोना था, उसकी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आई है। हम उसकी मांग को लेकर कि उसके परिवार को न्याय मिले, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ धरने पे बैठे हैं अनिश्चितकाल पड़ाव पे। जब तक संदीप शर्मा के परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहाँ अनिश्चितकाल धरने पे बैठेंगे और भी आगे मजबूर करेंगे आंदोलन को। हम यहाँ संदीप शर्मा के मामले को लेके आए थे, मामला दर्ज करवाने के लिए, तो इन्होंने हमारी FIR दर्ज नहीं की है
और हम ये चाहते हैं कि कानून हमारा साथ दे और जिन डॉक्टरों की लापरवाही से ये हुआ है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे और संदीप जी को इंसाफ मिले। पुलिस वाले एफआईआर लेने से मना कर रहे हैं कि अभी हम ये नहीं ले सकते आपके एफआईआर, आप जाओ ये जांच लेके आओ वो जांच लेके आओ, क्योंकि हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि संदीप जी के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिले। श्री ओम बना टाइगर फोर्स हनुमानगढ़ की तरफ से आज टाउन पुलिस थाने में संदीप शर्मा की हत्या के प्रकरण में विवाद जमा कराने के लिए आए थे, जो की कॉपी आप सब देख रहे हो। पुलिस प्रशासन द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया है कि हम सरकार के आदमी के ऊपर ऐसे एफआईआर नहीं ले सकते। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो जिले भर के अंदर श्री ओम बना टाइगर फोर्स और सर्व समाज की तरफ से कठोर आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन होगा। हमें कानून तोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए और संदीप शर्मा के परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ की बात तो यहाँ पर आएगी जी, इन्होंने हमारे से परिवाद ही नहीं लिया। ये कहते हैं कि सरकारी आदमी के खिलाफ हम एफआईआर नहीं कर सकते, ऐसे तो सरकारी आदमी किसी का मर्डर कर देगा और हम बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा जी। हमसे दोबारा एक बार चेतावनी दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को, या तो जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करें वरना आंदोलन के लिए तैयार है। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल अधिकारी ने कोरोना से बचने के लिए आमजन को फिट रहने का संदेश दिया। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जिले में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस्ते तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा खेल अधिकारी श्रीमती मधु यादव थी। फ्रीडम रन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। फ्रीडम दौड़ राजीव गांधी स्टेडियम से आरंभ होकर जिला परिषद होते हुए पुनः स्टेडियम तक पहुंची। दौड़ के समापन पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने कोविड-19 जैसी महामारी में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत युवाओं को फिट एवं स्वस्थ रहने का संदेश दिया। जिला युवा अधिकारी श्रीमती मधु यादव ने इम्यूनिटी बढ़ाने एवं कोरोना से लड़ने के लिए फिटनेस की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दौड़, जॉगिंग, योगा, कसरत, तैराकी एवं पारंपरिक खेलों के जरिए भी फिट रहा जा सकता है। इस मौके पर गजेंद्र मीणा, मिठू सिंह, योगेंद्र सिंह, मंजू देवी, विकास, अंकुश, सुंदरदास सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इसका कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 किलोमीटर आयोजित नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा किया गया था। ये कार्यक्रम भारतीय खेल प्राधिकरण राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो भी देश में अभी कोविड-19 महामारी फैली हुई है उसमें लेकर लोगों को इम्यूनिटी अच्छी करनी है, लोगों को एक्सरसाइज रूटीन डेली वॉकिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मेन इस रन का उद्देश्य यही था कि लोग अवेयर हो इस चीज़ से कि अगर हम डेली एक्सरसाइज, डेली रनिंग को अपनी डेली लाइफ में अगर हम उतारते हैं तो हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी मिलती है, जिसमें ये महामारी कोविड-19 है उससे लड़ने को लोगों को क्षमता मिलती है। तो मेनली इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि लोगों को अवेयर करना है कि कैसे हम एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग के थ्रू हम अपनी डेली लाइफ को बदल सकते हैं और ये छोटी छोटी बीमारी या बड़ी महामारी जो भी आती है उसके उनसे लड़ने के लिए हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रैली को हमारे एडिशनल एसपी साहब जसाराम बोस जी ने हरी झंडी दिखाकर एवं नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की जिला युवा सम्मेलक मधु यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रैली हमारी कलेक्टर साहब की कोठी से होते हुए, जिला परिषद से होते हुए दोबारा राजीव गांधी स्टेडियम में यहीं पे आके रुकी है, जिसमें बच्चों ने फिट इंडिया के तहत लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जन जन में अवेयरनेस का एक मैसेज दिया है। जंक्शन में जोधपुर डिस्कॉम के नजदीक हादसे का शिकार हुए बुजुर्ग के शव का पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अपना बिजली का बिल दुरुस्त करवाने आए बुजुर्ग की ट्रैक्टर की टक्कर लगने से मौत होने के मामले में शनिवार सुबह टाउन के जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखे शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने नथुराम पुत्र रतिराम ब्राह्मण निवासी हिरनावाली का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस की ओर से ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार मांगीलाल पुत्र कृष्णलाल ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 4 हिरनावाली ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि शुक्रवार को उसके ताऊ नथुराम अपने पुत्र राम कुमार के साथ जंक्शन स्थित
आयुक्त जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय में विद्युत बिल सही करवाने के लिए आए थे। दोपहर करीब 2:45 बजे उसके ताऊ नथुराम व राम कुमार दोनों कार्यालय के सामने सड़क के किनारे पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे। तभी तिलक सर्कल की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर RJ 31 EV 0007 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसके ताऊ नथुराम व राम कुमार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें लगी। मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के जरिए नथुराम व राम कुमार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने नथुराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि राम कुमार के सिर में चोटें होने के कारण भर्ती कर लिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा में लाकर दुर्घटना कारित करने के आरोप में धारा 279 304A के तहत मामला दर्ज किया है। ये कल एक्सीडेंट हुआ था दोपहर में स्टेडियम के पास कोई ट्रैक्टर के साथ। नथुराम है नवाड़ी का, करीब 75 साल का बुजुर्ग है। इसको नाम भर्ती करवाया तो मृत्यु होगी कि अब पोस्टमार्टम करवाया। उसका मुकदमा हुआ 304 उसकी कार्रवाई शुरू है, पोस्टमार्टम करवा दिया। विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ से जुड़े डॉक्टरों ने शनिवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप सुरक्षा देने की मांग की है। चिकित्सकों का कहना है कि चिकित्सक दिन रात अपने और अपने परिवार की चिंता किए बगैर मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी के बीच 24 घंटे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच रहकर काम करना बहुत कठिन काम है। ऐसे में खुद को तथा अपने परिवार को संक्रमण के खतरे में झोंककर प्रत्येक चिकित्सक अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर चिकित्सकों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसी स्थितियों में चिकित्सकों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चिकित्सकों ने ज्ञापन के जरिए विपरीत परिस्थितियों में प्रशासन का सहयोग दिलवाने व जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ विधि स्वरूप कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने के लिए मिले थे। एक चिकित्सक है जो अब दिन रात मरीजों, कोरोना के मरीजों के बीच में रह के सेवा कर रहा है और अपनी जान खतरे में डाल के कोरोना पेशेंट से कोई बात नहीं करना चाहता, उसके पास तो क्या उसकी गली में से कोई नहीं गुजरता। उसके बावजूद चिकित्सक सेवा करने के बावजूद भी धरने, प्रदर्शन और कुप्रचार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। इससे चिकित्सक समाज बहुत ही आहत है और हम कलेक्टर साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर यही हालात रहे तो एक डॉक्टर के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। उसमें ऑडियो वो डॉक्टर और पेशेंट के अपने पर्सनल रिलेशनशिप थे। उन पेशेंट को जब भी कोई दिक्कत होती थी तो वो बात करता था, चैट करता था डॉक्टर साहब। जब उसको लगा कि ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसने डॉक्टर को 12:48 पे वॉइस मैसेज भेजा है। उसके 12:49 पे कॉल रिकॉर्ड है। उसने नर्सिंग स्टाफ को फ़ोन किया है और उसने जा कर के उसको ऑक्सीजन लगाई है और उसकी ड्रिप चेंज करी है। तो इतने मरीज होते हैं, हर मरीज के ऊपर एकदम से हर नर्सिंग स्टाफ नहीं लगाया जा सकता। वो उनको पर्सनल नंबर दे रखे हैं। इससे ज़्यादा और क्या करें? जिसको भी जो भी दिक्कत होती है वो फ़ोन से बात कर सकता है। इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की फुल सप्लाई है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिला कलेक्टर ने पंचायत आम चुनाव को लेकर कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह द्वारा तैयार की गई वीडियो का विमोचन किया। वीडियो में मतदान के समय संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। पंचायत आम चुनाव इसी माह होने जा रहे हैं। इस बार कोरोना के बीच चुनावी गतिविधियां पहले से काफी अलग होंगी। पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने इस संदर्भ में एक वीडियो लॉन्चिंग कर इसके संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत पंचायत आम चुनाव की प्रक्रिया पहले से बिल्कुल अलग होगी। आमजन को कोरोना से बचते हुए किस तरह मतदान करना है और उम्मीदवारों को किन बातों का ध्यान रखना है, इसका विवरण मस्तान सिंह द्वारा बनाई गई इस वीडियो में दिया गया है। जिला कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में इस वीडियो को लॉन्च किया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील में आम चुनाव होंगे। करीब 26 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के उम्मीदवारों का चुनाव प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। चुनाव को लेकर बनाए गए वीडियो में मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचते हुए किस तरह मतदान करना है, इसके लिए जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि संगरिया तहसील के 136 बूथों पर मतदान करवाया जाएगा। आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 28 सितंबर को मतदान होगा। अभी जो पंचायत चुनाव अपने यहाँ पे हो रहे हैं तो
हनुमानगढ़ जिले में संगरिया ब्लॉक में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और 26 पंचायतों में अपने चुनाव होने और उसके प्रचार प्रसार के लिए हमारी टीम ने मस्तान सिंह जी और देवेंद्र छापोला जी और पूनम इन सब ने मिलकर उनके साथियों ने एक वीडियो बनाया है जिसका अभी विमोचन किया गया है जो आईसी एक्टिविटीज़ के लिए है कि किस तरह से कोरोना से बचते हुए मतदान करें और सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कल ये मैंने चुनाव आयोग राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजा था, वहाँ से मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से इसका अनुमोदन हमें मिल गया और उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार है, एक्सीलेंट कमेंट दिया उन्होंने। और उसके बाद हमने आज इसका विमोचन किया है, पोस्टर का भी विमोचन किया और इसको जारी किया। अपने यहाँ करीब 136 बूथ बनेंगे जिन पे 26 पंचायतों के चुनाव होने हैं। आज उनके नामांकन दर्ज हो रहे हैं, कल पार्टियाँ रवाना की थी तो आज वो नामांकन लेंगे, कल उनकी जांच करेंगे, उसके बाद 28 तारीख को पोलिंग होनी है। तो इसमें क्या करें क्या नहीं करें ये सारी बातें बताई गई हैं और बहुत शानदार विजुअल है इसमें। मैं आमजन से अनुरोध करूँगा कि इसमें जो सावधानियाँ बताई गई हैं उन सावधानियों को बचते हुए कोरोना से भी बचें और अपने वोट का इस्तेमाल करें और जिम्मेदारी के साथ वोटिंग करें। जैसा कि हम सबको विदित है कि इस कोरोना काल में हम कोरोना वायरस से बचने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन से लेकर बच्चा उसमें जुटा हुआ है। और इस बीच जो इलेक्शन आए हैं पंचायत के, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना उसको मद्देनज़र रखते हुए कि सेफ इलेक्शन कैसे हो, और जो टैग लाइन दी है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कि कोरोना से बचाव भी और पंचायत का चुनाव भी, उसके मद्देनज़र हमने पहले कार्टून सीरीज तो चलाई है, लेकिन इस इलेक्शन को कैसे एक आम जनता सोशल मीडिया में कैसे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि मिलना जुलना भी बंद है, तो घर मोबाइल से पहुंच सकता है। तो उसमें एक वीडियो विजुअल बनाया है जिसमें सभी इंस्ट्रक्शन जो आयोग ने दिए हैं कि कोरोना से बचते हुए अपने को ये वोटिंग करनी है, उसके तहत ये वीडियो बनाया गया। काफ़ी शानदार है, आयोग ने भी इसकी सराहना की और जिला निर्वाचन अधिकारी जी उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है और उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में विभिन्न श्रमिक संगठनों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 23 सितंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। सीटू के बैनर तले विभिन्न श्रमिक संगठनों की बैठक शनिवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक में सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। श्रमिक नेताओं ने बताया कि श्रमिक कानूनों में संशोधन कर सरकार उनके हितों का हनन कर रही है। इसके खिलाफ देश के 10 राष्ट्रीय श्रमिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेशों में भी दमनात्मक नीतियों के चलते श्रमिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि अध्यादेशों के विरोध में 21 सितंबर को जंक्शन धान मंडी में सभी श्रमिक व किसान संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आंदोलन के क्रम में आगामी 23 तारीख को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रदेश भर में प्रत्येक ब्लॉक पर सीटू से जुड़े श्रमिक प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे। बैठक में 23 सितंबर को व्यापक स्तर पर आंदोलन को लेकर रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में रविंदर शुक्ला, बहादुर सिंह चौहान, मलकी सिंह, शेर सिंह साक्या सहित अन्य श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। आज उनको ये सरकार 4 कानूनों में बदली। इसी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा हिस्सा है किसान, उनके लिए 3 कानूनों में किसान विरोधी कदम अपनाते हुए इस सरकार ने उन सारे कानूनों में संशोधन किया। अभी पार्लियामेंट चल रही है, आपको मालूम है, वहाँ 6-6 मिनट बैठे हैं सब, और सरकार को संशोधनों को लाना चाहिए। आज हनुमानगढ़ जिले में सीआईटू के तमाम जन संगठनों की विस्तृत बैठक बुलाई गई है और आज की इस बैठक में हमारे सीआईटू के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड रविंद्र सिंह शुक्ला, कॉमरेड रामेश्वर वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में सरकार ने वो जो काले कानून जिससे इस इलाके का नहीं पूरे हिंदुस्तान का मजदूर और किसान तबाह हो जाएगा, उन अध्यादेशों को रखा है। और मजदूरों के जो 44 कानून थे
उनको 4 कोडों में तब्दील किया है, उनको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। इसलिए आज इन तमाम मुद्दों को लेकर हम हनुमानगढ़ जिले में तमाम सीआईटी के जनसंगठनों की हमारी संयुक्त बैठक हुई है। उस बैठक में हमने निर्णय लिया है कि 23 तारीख को पूरे हनुमानगढ़ ही नहीं, केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आह्वान किया है, हिंदुस्तान के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन है, उन्होंने आह्वान किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन जन विरोधी अध्यादेशों के कानूनों के खिलाफ आप सड़कों पर आइए। इसलिए आज हमने इस विस्तृत बैठक में निर्णय लिया है कि 23 तारीख को पूरे हनुमानगढ़ जिले में हम ठप करेंगे और सड़कों पर आएंगे, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसी भी सूरत में ये जो कानून जो लेके आए हैं या जो किसानों और मंडियों के लिए जो कानून लेके आए हैं हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इसी के विरोध स्वरूप आज हमने बैठक की है और बैठक में हम सारी रणनीति और सारी तैयारियों की चर्चा करेंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। ग्राम पंचायत नौरंगेसर में मनरेगा में कार्यरत मेटों को ब्लैकलिस्ट करने के विरोध में मेट संघर्ष समिति के सदस्य शनिवार को पंचायत समिति बीडीओ से मिले। मनरेगा मेट प्रदेश संघर्ष समिति सदस्यों ने पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर मनरेगा मेटों को बेवजह ब्लैकलिस्ट करने पर विरोध जताया। ज्ञापन में कहा गया है कि परसों 16 सितंबर को पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने बिना नरेगा कार्य का निरीक्षण किए राजनीतिक दबाव के चलते 4 मेटों को आगामी आदेशों तक ब्लैकलिस्ट कर दिया। 4 मेटों को राजनीतिक दबाव के चलते ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि 4 मेट गाँव में नरेगा कार्य को पूर्ण करते हुए निष्ठा से कार्य को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 4 मेटों को पुनः बहाल नहीं किया गया और राजनीतिक दबाव के चलते किसी भी मेट को परेशान या ब्लैक लिस्टेड किया गया तो संघर्ष समिति आंदोलन करेगी। इस मौके पर पोखर में रमेश सहारण, मुकेश कुमार, सुभाष चंद्र, राजेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हनुमानगढ़ पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी द्वारा एक दिन पूर्व 16 तारीख को ग्राम पंचायत नौरंगेसर में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें हमारे 4 मेट साथियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। और इस बात को लेकर आज हमने वीडियो साहब से मुलाकात करी और वीडियो साहब को बताया कि हमारे जो मेट साथी है उनके पास किसी प्रकार की कोई फर्जी हाजिरी भी नहीं थी और मनरेगा मजदूरों द्वारा शासक भी पूर्ण कर लिया गया था। उसके बाद हमारे मेटों को आगामी आदेश से ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया, इस बात को श्रीमान वीडियो साहब ने सुनते हुए हमें आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में जांच कर लें। अगर मेटों के पास कोई फर्जी हाजिर नहीं थी तो उन 4 मेटों को
आगामी पखवाड़े में पुनः कार्य पर लगा दिया जाएगा। आबादी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर संगरिया के वार्ड संख्या 3 के बाशिंदों ने शनिवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगरिया के वार्ड संख्या 3 के बाशिंदों ने शनिवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंप वार्ड में आने वाले भारी भरकम वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वार्ड वासियों का कहना है कि वार्ड में इंडस्ट्रियल कमर्शियल फैक्ट्रियां हैं, जिनके चलते वार्ड में भारी भरकम ओवरलोड वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। इसके चलते वार्ड के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने कहा कि वार्ड में बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं, कई बार वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ओवरलोड वाहनों के कारण वार्ड में रह रहे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन वाहनों के हॉर्न और धुएं के कारण वार्ड में ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंप ओवरलोड वाहनों की मोहल्ले में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगरिया में 3 नंबर वार्ड पुराना है, जो उसमें कच्ची बस्ती है वो, तो वहाँ फैक्ट्रियाँ फर्नीचर की या टेंट हाउस की या और पाइपों की फैक्ट्रियाँ वगैरह, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे और गरीब बच्चे रहते हैं, तो बड़ी स्पीड से आते हैं वो, और उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी हम सब लोगों को, यातायात में बाधा डालते हैं वो। और खालसा पब्लिक स्कूल है, बड़ा स्कूल है वहाँ, जो सब पूरी दुनिया जानती है, वहाँ पूरी भीड़ भड़का रहता है, और वहाँ शराब पी हुए ट्रक के ड्राइवर आते हैं, 24 घंटे आते जाते रहते रात और दिन। हमने एसडीएम साहब को ये दरखास्त दी है, हमने एप्लीकेशन दी है, निवेदन किया है। अब देखो ये क्या जंक्शन के वार्ड संख्या 5 में इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। सड़क निर्माण कार्य में करीब 14,85,000 रुपए की लागत आएगी। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 5 में शनिवार को इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। वार्ड पार्षद अब्दुल हाफिज ने बताया कि वार्ड वासियों द्वारा लंबे समय से वार्ड में इंटरलॉक सड़क निर्माण कार्य आरंभ करवाने की मांग की जा रही थी। इसी क्रम में नगर परिषद ने आज वार्ड में जर्जर पड़ी सड़कों की मरम्मत का काम आरम्भ करवा दिया। करीब 14,85,000 रुपए की लागत से वार्ड में अलग अलग जगहों पर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर नंदू गुजर, यूसुफ खान, नियाज मोहम्मद, असलम खान, हुसैन जोया, आदिल रजा सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। इंटरलॉकिंग कार्य का शुभारंभ हुआ, जो हमने शुरुआत इस्लामिया मदरसा से की। हमारे इंटरलॉकिंग काम 14.5 लाख रुपए का मंजूर हुआ, जो हमने कांग्रेस के चुनाव में वादे किए थे, लोगों में उन पर खरे उतरने का प्रयत्न कर रहे हैं। और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो कच्ची गलियों में उन्हें इंटरलॉकिंग काम लगेगा। वार्ड के कार्यों में कहीं किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देगी। कांग्रेस का बोर्ड आया है, किसी चीज़ का कोई भी रुकावट नहीं आने देगी। विकास होगा, काम होगा, आगे का कार्य जरूर होगा पूरा। जो भी कमी होगी पूरी की जाएगी। इसमें वार्डवासियों का सहयोग और भाई शबीर, इन साथियों का सहयोग रहेगा तो पूरा काम होगा। अरोड़वंश युवा संघ के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य को लेकर आमजन को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। दिन प्रतिदिन जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों पर चिंता व्यक्त करते हुए अरुणवंशी युवा संघ जंक्शन के सदस्यों ने वॉशेबल मास्क तैयार कर एवं पॉकेट सैनिटाइजर तैयार करवाकर शनिवार को जंक्शन के मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, फास्ट फूड विक्रेताओं एवं राहगीरों को वितरित किए। अरुणवंशी युवा संघ की विज्ञप्ति के अनुसार जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या आमजन में कोरोना के प्रति जागरूकता की कमी व लापरवाही के कारण है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कोरोना महामारी के प्रति जागरूक है, लेकिन लापरवाही के चलते जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आमजन मास्क व सैनिटाइजर बरतने में लापरवाही बरत रहा है। युवा संघ के अनुसार निरंतर यह अभियान चलाकर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग बारे जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष गणेश गहलोत्रा, सचिव प्रदीप मान, सह सचिव यशु नारंग, विकी बाट्स, सोनू मदान, सुमित सुखीजा, जगदीश मिड्डा, गुरचरण धुड़िया, सुभाष नारंग सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा अरुण जंक्शन के द्वारा पूरे मास्क का वितरण और साथ में सैनिटाइजर वितरण का प्रोग्राम किया गया, जिसमें युवा टीम जंक्शन टीम ने बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर आप समय के साथ साथ ये कोरोना जैसे बढ़ता जा रहा है, हम भी लोगों को इससे सचेत कर रहे हैं कि हाथ धोइए, सतर्क रहिए, साथ में मास्क लगा रखिए, जितना भी हो सके उतना सेफ रखिए। फालतू मतलब वेस्टेज मतलब घर से ज़्यादा जा रहे हैं और बाहर ज़्यादा ना घूमें। ये उम्मीद करता हूँ कि मैं सभी इसमें ध्यान रखेंगे। युवा यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है, हम उसके साथ हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।